पिछले वीडियो में हम अध्ययन कर रहे थे सिंचाई की विधियों के बारे में कि सिंचाई की कौन कौन सी विधियां होती है और किस प्रकार उनसे हम सिंचाई करते हैं। जैसे बात कर रहे थे हम चौकेबार या द्रोण सिंचाई विधि के बारे में, तो इसके बारे में हम पढ़ चुके थे। इसके लाभ कौन कौन से होते हैं और सीमाएं कौन कौन सी होती है। इसके बाद में हम पढ़ते हैं बूंद बूंद सिंचाई विधि, ड्रिप इरिगेशन, माइक्रो इरिगेशन या इसे हम टपकों सिंचाई विधि भी कहते हैं। और उसके बाद में हम बात करेंगे बौछार सिंचाई विधि या फुहारा सिंचाई विधि के बारे में, या स्प्रिंकलर मेथड के बारे में हम बात करेंगे। चलो हम शुरुआत करते हैं बूंद बूंद सिंचाई विधि से और ड्रिप इरिगेशन से। मतलब इस विधि का विकास कहाँ से हुआ था, किसने इसका विकास किया था, कितने इसमें पानी की बचत होती है, किस प्रकार ये विधि हमारे लिए अत्यधिक उपयोगी है, इन सब के बारे में आज हम इसमें विस्तार से पढ़ेंगे। तो इस विधि का विकास किया था सिमचा व्यास नामक एक वैज्ञानिक था, जिस वैज्ञानिक ने 1940 में कहां पर, इजराइल देश में क्या किया, इसका विकास किया था। सिमचा नामक व्यास ने कब, 1940 में इस विधि का विकास किया। यह विधि उन क्षेत्रों के लिए सबसे अधिक उपयोगी होती है जहां पानी की क्या होती है, कमी होती है, या वर्षा बिल्कुल नहीं होती है, या मृदा में व पानी में लवणों की मात्रा ज्यादा होती है, क्षेत्र शुष्क व अर्ध शुष्क होते हैं। उन क्षेत्रों के लिए ड्रिप सिंचाई विधि सबसे क्या होती है, उपयोगी होती है। और वर्तमान डिमांड किसकी है, ड्रिप सिंचाई विधि की है। तो यह विधि उन फसलों के लिए भी अत्यधिक उपयोगी होती है जिन फसलों को हम अत्यधिक अंतराल पे बोते हैं, अत्यधिक अंतराल पर बोते हैं, उनके लिए भी क्या होती है, ये उपयोगी होती है। खास तौर से बागवानी के लिए पॉली हाउस में या सब्जियों खेती के लिए इस विधि का हम अत्यधिक उपयोगी करते हैं, माइक्रो इरिगेशन या ड्रिप सिंचाई विधि का। अब देखते हैं इस विधि की विशेषताएं कौन कौन सी होती है। तो इस विधि में पानी का जो डिस्चार्ज है, पानी का जो डिस्चार्ज रेट होती है, इस विधि में पानी जो डिस्चार्ज रेट होता है वो 1 से 8 लीटर प्रति घंटे, मतलब ड्रिप सिंचाई से होता है। और सिंचाई का जो अंतराल होता है वो 1 से 4 दिन का रखते हैं। कितना रखते हैं, मतलब 1 से 4 दिन के बाद में फिर वापस से हम सिंचाई करते हैं। और इस विधि में पानी का जो दबाव है, पानी का दबाव होगा इसमें 1.5 से 2.5 kg प्रति सेमी स्क्वायर। कितना होता है, 1.5 से 2.5 kg प्रति सेमी स्क्वायर पानी क्या होता है, इसमें दबाव होता है। और यह दबाव के साथ में क्या होता है, पानी बाहर निकलता है। और जो इस विधि में सिंचाई के लिए प्रमुख जो घटक होता है वो होता है इमीटर्स। कौन सा होता है, इमीटर्स। प्रमुख घटक कौन सा होता है, इमीटर्स होता है, जिसके माध्यम से जड़ क्षेत्र के पास में क्या होता है, पानी बूंद बूंद के रूप में रिसता है और पौधे उसे प्राप्त करते हैं। तो घटक कौन सा होगा इसका, इमीटर्स क्या होता है, इसका प्रमुख घटक होता है। इस विधि विस्तार के बारे में अगर हम आगे और बात करते हैं तो इस विधि का सर्वाधिक जो क्षेत्रफल है वो है महाराष्ट्र में। कहां पर है, महाराष्ट्र में इस विधि का सर्वाधिक क्या है, क्षेत्र है। और अब राजस्थान की बात करूं मैं, राजस्थान में है अपने कौन सा, जयपुर, जहां इस विधि का हम अत्यधिक उपयोगी करते हैं। अब इस विधि की जो प्रमुख समस्या होती है वो एक होती है इमीटर्स। क्योंकि कई बार क्या होते हैं, जो ड्रिप सिंचाई विधि होती है उसमें जो नलियां होती है उनमें क्या होते हैं, छिद्र होते हैं, जिनको हम इमीटर्स कहते हैं। तो ये इमीटर्स क्या होते हैं, कई बार जैसे हम सिंचाई के साथ में उर्वरक दे रहे होते हैं, तो उर्वरक देने के बाद में क्या होती है, वो छिद्र बंद हो जाते हैं और पौधे के पास में क्या होता है, पानी पहुंच नहीं पाता है। तो इन इमीटर्स को खोलने के लिए हम उपयोग करते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कितना लेंगे इसमें 0.5% ही काम लेते हैं। और या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल काम में न लेकर के हम ले सकते हैं सोडियम हाइपोक्लोराइड। क्या काम में लेते हैं सोडियम हाइपोक्लोराइड। सोडियम हाइपोक्लोराइड 500 ppm का उपयोग करते हैं और इन छिद्रों को हम आसानी से खोल सकते हैं। पौधे की जड़ क्षेत्र के पास में पानी आसानी से पहुंच सकता है। तो ये तो होगी अपनी माइक्रो इरिगेशन ड्रिप सिंचाई विधि की विशेषताएं। तो इस विधि का विकास सिमचा व्यास नामक वैज्ञानिक ने 1940 में कहां पर किया था, इजराइल में किया था। और यह विधि उन क्षेत्रों के लिए सबसे उपयोगी होती है जहां पानी की कमी होती है, क्षेत्र शुष्क व अर्ध शुष्क होते हैं, पानी में लवण की मात्रा ज्यादा होती है, उन क्षेत्रों के लिए क्या है ये उपयोगी विधि है। और इस विधि का जो सर्वाधिक क्षेत्र है वो कहां पर है, महाराष्ट्र में है। और राजस्थान में कहां पर है, जयपुर में है। इस विधि में जो पानी का जो डिस्चार्ज रेट है वो 1 से 8 लीटर होता है। कितना होता है 1 से 8 लीटर प्रति डिस्चार्ज रेट होती है। और 1 से 4 दिन के अंतराल के इसमें हम सिंचाई करते हैं। और पानी का जो दबाव है वो कितना होता है 1.5 से 2.5 kg सेमी स्क्वायर। ये प्रश्न पहले भी एक बार कृषि पर्यवेक्षण में पूछा गया था कि ड्रिप सिंचाई विधि में पानी का दबाव कितना होता है 1.5 से 2.5 kg सेमी स्क्वायर होता है। और इस विधि का जो मतलब जो प्रमुख घटक सिंचाई का होता है वो कौन सा होता है, इमिटर्स होता है। प्रमुख घटक कौन सा है, इमिटर्स। ये भी कई बार एग्जाम पूछा गया है कि बूंद बूंद सिंचाई विधि में सिंचाई का प्रमुख घटक कौन सा होता है, इमिटर्स होता है। और ये इमिटर्स बंद हो जाते हैं, छिद्र बंद हो जाते हैं तो हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 0.5% या फिर काम लेते हैं सोडियम हाइपोक्लोराइड कितना 500 ppm का हम उपयोग करते हैं, तो छिद्रों को खोल देते हैं। अब इसके बाद में इस विधि के जो लाभ हैं वो कौन कौन से हैं, तो लाभ के बारे में देखते हैं कि लाभ कौन कौन से इसके। जैसे लाभ की बात करूं मैं कि लाभ कौन कौन से हैं और इसकी सीमाएं कौन कौन सी होती है। सीधी सी बात यही है कि ये इस विधि में एक तो क्या होता है पानी की बचत होती है, कितना परसेंट, लगभग 50 से लेकर के 70% क्या होती है पानी की बचत ही होती है। अगर आप क्वेश्चन पूछे बोर्ड एग्जाम में कि ड्रिप सिंचाई विधि को समझाइए व इसके कोई 3 लाभ व 3 सीमाएं बताइए, तो आपको बताना है पहला लाभ है इसमें पानी क्या होती है बचत होती है, कितना परसेंट 50 से लेकर के 70% क्या होती है पानी की बचत होती है। एक लाभ तो इसका ये हो गया। दूसरा लाभ इसका ये है कि सीधा ही पौधों की जड़ क्षेत्र के पास में पानी पहुंच जाता है। कोई पौधा होता है उस पौधे की जड़ क्षेत्र के पास में क्या होता है पानी डायरेक्ट क्या होता है पहुंच जाता है, जिसमें पौधे की जड़ के आसपास क्या होती है नमी वाली अवस्था बनी हुई रहती है। इससे हमें उत्पादन क्या होता है ज्यादा प्राप्त होता है। कितने लाभ हो गए, 2 लाभ। तीसरा लाभ इसका होता है कि इस विधि में सिंचाई के साथ ही हम उर्वरक दे सकते हैं, सिंचाई के साथ ही हम उर्वरक दे सकते हैं। तो सिंचाई के साथ उर्वरक देते हैं तो सीधे ही उर्वरक क्या होते हैं जड़ क्षेत्र के पास में पौधे को प्राप्त हो जाती है, जिससे पौधे की बढ़वार क्या होती है जल्दी होती है। चौथा लाभ इसका यह है कि पौधे की जो बीच वाला जो क्षेत्र है वो क्या रहता है सूखा रहता है, इसके बीच वाला क्षेत्र, तो सूखे में क्या होता है खरपतवार की समस्या भी नहीं रहती है। तो ये तो क्या हो गए इस विधि के 4 लाभ। मतलब पहला लाभ हुआ था कि 50 से 70% क्या होती है पानी की बचत होती है। और जैसे ही हम पौधों के पास में सिंचाई देते हैं जड़ के पास में, तो उस जड़ के आसपास क्या होती है नमी की अवस्था बनी हुई रहती है, जिससे पौधे की ग्रोथ क्या होती है जल्दी होती है, उत्पादन क्या होता है हमें अधिक प्राप्त होता है। तीसरा लाभ यह है कि जैसे सिंचाई करते हैं बीच में, तो उसमें बीच में क्या होता है सूखा क्षेत्र होता है, तो इसमें क्या होता है खरपतवार भी नहीं बढ़ते हैं। तो यह आप इसमें लाभ भी बता सकते हो। अब इसकी जो सीमाएं कौन कौन सी है, अगर मैं सीमाओं की बात करूं तो सीमाओं में एक तो यह है कि जो नलियां बनी होती है बूंद सिंचाई विधि में वो प्लास्टिक की बनी होती है, और इन प्लास्टिक की नलियों को कई बार क्या होती है चूहे वगैरह या गिलहरी वगैरह काट देती है। तो एक इसमें तो एक कहानी ये है।
दूसरी हानि यह है कि इसमें अत्यधिक तकनीकी ज्ञान की क्या होती है, हमें आवश्यकता भी होती है। दो सीमाएं ये हो गई। तीसरी हानि इसकी यह है, मैंने बताया पहले आपको, कि इस विधि में जो सिंचाई करते हैं तो उस समय जो इमिटर्स होते हैं, जो छिद्र होते हैं नलियों में क्या होते हैं, जो छिद्र होते हैं, वो छिद्र कई बार हम उर्वरक देते हैं तो उर्वरक देने के बाद में क्या होते हैं, वो बंद हो जाते हैं। तो बंद हो जाते हैं, छिद्र बंद हो जाएगा तो इसमें पौधे के पास में पानी नहीं पहुंचेगा, ठीक है ना, और पौधे के आसपास क्या होगा, सूखा स्थान बन जाएगा। तो इन छिद्रों को हमें बारी बारी से खोलना होता है। किससे, मैंने बताया पहले आपको, हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से या सोडियम हाइपोक्लोराइड से छिद्रों को हम खोल भी सकते हैं। तो ये तो हो गई सीमाएं और इसके लाभ। अब आपको मुझे पता है कि समझ में आ गया होगी ड्रिप सिंचाई विधि क्या होती है। तो अगर बोर्ड एग्जाम में कई बार इसका 2 नंबर का या 3 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि बूंद बूंद सिंचाई विधि किसे कहते हैं, इसके लाभ कौन कौन से होते हैं, सीमाएं कौन सी होती है, समझाइए, ठीक है ना। इसके बाद पढ़ेंगे हम फव्वारा सिंचाई विधि के बारे में। बौछार या फव्वारा सिंचाई विधि, अब इस विधि का विकास कहां से हुआ था, इजराइल से हुआ था। स्प्रिंकलर मेथड से कहते हैं फव्वारा सिंचाई विधि। तो इस विधि में पानी दबाव के साथ में वर्षा के रूप में या बूंदों के रूप में फसल के ऊपर ही गिरता है, तो उसे कहते हैं हम बौछार सिंचाई विधि या बौछार सिंचाई विधि या स्प्रिंकलर मेथड उसे हम कहते हैं। मतलब पानी का जो पानी होता है वो दबाव के साथ में क्या होता है, वर्षा के रूप में फसल के ऊपर ही गिरता है। क्योंकि जो नोजल होता है, हम सब जानते हैं, जो नोजल होता है उस नोजल के ऊपर वाला जो भाग होता है उसे हम राइजर कहते हैं, और उस राइजर के ऊपरी भाग में एक होता है घूर्णी यंत्र। कौन सा होता है, घूर्णी यंत्र। और उस घूर्णी यंत्र के घूमने के बाद में जैसे ही पानी का दबाव उसके ऊपर गिरता है, तो दबाव के बाद में गिरने के बाद में जो पानी होता है वो एक बूंदों के रूप में फसल के ऊपर ही गिरता है। तो इसे क्या कहेंगे हम, बौछार सिंचाई विधि भी हम इसे कहते हैं। इस विधि में जो मुख्य जो पाइपलाइन होती है, जो पंप सेट होता है, जो अपना बोरिंग वगैरह होता है, उससे क्या होता है, जल को वहां से हम उठाते हैं और मुख्य लाइन के माध्यम से जो क्या होते हैं, जो सहायक लाइन होती है वहां तक इसको हम पहुंचाते हैं। जैसे मान लो कोई भी अपना एक बोरवेल है और इस बोरवेल से पंप सेट से पानी को हम पाइप के माध्यम से उठाते हैं और फिर सहायक पाइप लाइनों के माध्यम से जोड़ते हैं, और फिर सहायक पाइप लाइन होती है वो फव्वारे की पाइपों से उसको हम आसानी से जोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो एक तो यह है कि जो पाइप जो हम पंप सेट से उठा रहे होते हैं, जो सीधी क्या होती है पाइप लाइन के माध्यम से आती है, तो इसमें पानी का क्या होता है, हास नहीं होता है, पानी का हास नहीं होगा। अब इस विधि की जो सीमाएं कौन कौन सी होते हैं और लाभ कौन कौन से होते हैं, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे हम लाभ की बात करूं में कि लाभ कौन कौन से हैं और इसकी सीमाएं कौन कौन सी। इस विधि का लाभ तो यह है कि इस विधि में 40 से लेकर के 45% क्या होती है, पानी क्या होती है, पानी की बचत होती है। कितना, 40 से 45% क्या होती है, पानी की बचत होती है। एक लाभ इसका ये हो गया। दूसरा लाभ इसका ये है कि हम इस विधि में भी हम सिंचाई के साथ में उर्वरक दे सकते हैं टॉप ड्रेसिंग के माध्यम से, मतलब छिड़कवा विधि के माध्यम से इस विधि के हम उर्वरक भी दे सकते हैं। तीसरा लाभ इसका विधि का यह है कि खेत में क्या होता है, पपड़ी नहीं बनती है, पपड़ी नहीं बनती, मतलब खेत में सिंचाई करते हैं पपड़ी की समस्या इसमें नहीं होती है। चौथा लाभ इसका यह है कि इस विधि में अगर पाला पड़ने की संभावना हो तो इस विधि से हम सिंचाई दे सकते हैं। तो ये क्या हो गए, इसके 4 ही लाभ हो गए। पहला लाभ तो ये हुआ कि 40 से 45% क्या होती है, इसमें पानी की बचत होती है, ठीक है ना। खेत में पपड़ी की समस्या भी नहीं होती है, उर्वरक भी इस विधि में हम साथ में दे सकते हैं, ठीक है ना। और पाला पड़ता है तो पाला पड़ने की अगर समस्या हो तो वहां पर इस विधि से अगर हम सिंचाई करते हैं तो फसल को पाले से बचाया भी जा सकता है। अब
इस विधि की जो सीमाएं हैं वो कौन कौन सी है, उन सीमाओं के बारे में देखते हैं। अगर हम सीमाओं की बात करूं में, तो पहली सीमा तो यह है कि इस विधि में जो छोटे छोटे जो खेत होते हैं उसमें क्या होती है, एक तो लागत अधिक आती है, लागत क्या आती है उसमें अधिक आती है, ये क्या है उनके लिए महंगी विधि है। दूसरी सीमा इसकी यह है कि जैसे मान लो कि हम अधिक जलमांग वाली फसलें होती है, अधिक जलमांग वाली फसलें होती है, जिनकी जलमांग क्या होती है, अधिक होती है, जिनके बारे में पहले हम पढ़ चुके हैं। धान की होती है 900 से 2500, गन्ना की होती है 1500 से 2500 होती है। तो उन फसलों के लिए क्या है ये विधि, ये उपयोगी नहीं है। तीसरी इसकी सीमा यह है कि अगर मान लो कि हवा का वेग अगर ज्यादा होता है तो इस विधि के माध्यम से सिंचाई करना संभव नहीं है। मतलब हवा का जो वेग है वो अधिक रहेगा, सिंचाई करना संभव नहीं है। तो ये तो होती है कौन सी, बौछार या फव्वारा सिंचाई विधि या स्प्रिंकलर मेथड। तो देखते हैं एक बार। तो इस विधि में पानी को दबाव के साथ में क्या होते हैं उसमें बाहर निकालते हैं, और जो एक घूर्णी यंत्र के माध्यम से या राइजर पे लगे घूर्णी यंत्र के माध्यम से वर्षा के रूप में क्या होता है वो फसल के ऊपर ही गिरता है। इसे क्या कहेंगे हम, बौछार या फव्वारा विधि भी से हम कहेंगे। और इस विधि में जो अधिक पीएच मान वाली मृदाएं होती है उनके लिए भी विधि उपयोगी नहीं होती है। और एक विधि ये भी है कि काली मृदाओं के लिए भी विधि उपयोगी नहीं है। ये विधि उन मृदाओं के लिए उपयोगी होती है जो बलुई दोमट मृदाएं होती है, उनके लिए क्या होती है, सबसे उपयोगी होती है। और इस विधि में जो पानी का जो दबाव है वो 2.5 से 4.5 kg सेमी स्क्वायर होता है, जो उसमें पानी बाहर निकलता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था ये क्वेश्चन कि पानी का दबाव कितना होता है, 2.5 से 4.5 kg सेमी स्क्वायर होता है, ठीक है ना। और ये विधि जो अधिक जलमांग फसलें होती है उनके लिए भी उपयोगी नहीं होती है। अब इस विधि के लाभ कौन कौन से होते हैं और सीमाएं कौन कौन सी होती है। तो लाभ की बात करें तो ये विधि, जैसे मान लो कि विधि में लाभ कौन कौन से होते हैं और इनकी सीमाएं कौन कौन सी होती है, इन सब के बारे में हम अध्ययन कर सकते हैं। तो ये होती विधि कौन सी, बूंद सिंचाई विधि, बौछार या फव्वारा सिंचाई विधि। जो बाकी पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अपना ये चैप्टर था 3rd चैप्टर, इसके बारे में पढ़ा हमने इरिगेशन के बारे में। आगे जो हम चैप्टर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वीड के बारे में, ठीक है।